नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज फिर से हाजिर हुआ हूँ कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कुछ कंपनीज के ऊपर कमेंट भी था, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा में ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा रिलायंस जियो फाइनेंस के बारे में। तो रिलायंस जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आज जिस तरीके से हालत इसका देखने को मिला है, फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी का हालत दिखेगा। क्योंकि इस कंपनी एक नहीं, दो नहीं, ऑलमोस्ट 5-5 अलग-अलग कैटेगरीज़ बिज़नेस के ऊपर एंटर होने वाले हैं। तो इस सारे बिज़नेस ऑब्वियसली हाई ग्रोथेबल होने वाला है क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है। उस बेसिस में इंडिया में फाइनेंस कंपनी का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने वाला है। क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा होगा तो लोग सबसे पहले कुछ अलग-अलग प्रोडक्ट, अलग-अलग चीज़ खरीदारी करेंगे। उसके साथ-साथ अगर किसी भी फाइनेंस करेंगे तो हमेशा फाइनेंस कंपनी का ही फ़ायदा मिलता है। तो बेसिकली किसी भी कंट्रीज का अगर पर कैपिटल इनकम बढ़ता है और उस कंट्रीज का अगर जीडीपी का ग्रोथ होता है तो हमेशा उस कंपनी का बैंक्स और फाइनेंस कंपनी का ही फायदा मिलता है। तो उनमें से रिलायंस जियो जो एक इंडिया के सिर्फ नहीं, एशिया के सबसे बड़े ग्रुप के कंपनी है। तो इस कंपनी को तो ऑब्वियसली एक हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ब्लैक रॉक जिसके साथ बिग डील होने के बाद इस कंपनी का तो पासा ही पलट गया। कंपनी का वैल्यूएशन भी ठीक ठाक आ गया क्योंकि एक टाइम कंपनी का वैल्यूएशन आप खुद ही देख सकते हैं 9,000 तक चला गया था। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछा कि सर पी रेशियो इतना हाई है तो इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए। मैं पहले ही बोल चुका था कि पी रेशियो हाई इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कंपनी का अभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, कंपनी का अर्निंग नहीं आया। तो अर्निंग जब आ जाएगा तब कंपनी का पी रेशियो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए पी रेशियो देखा है तो फिर भी पी रेशियो हाई है। अगर मैं पी रेशियो के चार्ट पैटर्न आपके सामने शेयर करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 150 के ऊपर था, आज पी रेशियो कितना है 140। तो पी रेशियो ऑब्वियसली हाई है, फिर भी इस हाई के ऊपर भी लोग खरीदारी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजन है। चलो वो रीजन मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले जियो फाइनेंस एक गुड अपडेट दिया था कि मार्जर एंड एक्विजिशन, मतलब जियो फाइनेंस क्या करने वाले हैं, मार्ज करने वाले हैं और एक्विजिशन भी करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं द following bids, merger and acquisitions and disposal were आप देख सकते हैं रिपोर्टेड बाय द 1930 जीएमटी ऑन फ्राइडे। मतलब एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दिया गया था। जो स्पेनिश बैंक बीबीवीए आस्क्ड टू स्टॉक मार्केट सर मतलब सुपरवाइजर्स सीएनडब्ल्यूवी तो ऑथोराइज द 12.23 बिलियन यूरो hostels take over the small bank, सॉरी, स्मैश डील। तो ऑब्वियसली एक बिग एक्विजिशन एंड मार्जर का डील जल्द से जल्द आने वाला है इस रिलायंस जियो फाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पे एक गुड पॉइंट्स है ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी मैं आपको बता दूं, जियो फाइनेंस प्लान टू 4.33 बिलियन डॉलर डील विद द रिलायंस रिटेल। तो रिलायंस रिटेल के साथ एक बिग डील किया है और वो भी कितना, 4.33 बिलियन डॉलर का, अराउंड आप बोल सकते हैं 360 बिलियन रुपीज का। तो कितने बड़े अमाउंट का यहाँ पे डील हुआ है, कितने बड़े अमाउंट का यहाँ पे डील सैंक्शन हुआ है आप देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर क्या करेंगे, कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि वैल्यूएशन बहुत हाई है तो मैं क्या करूँ, उसके लिए बता दूँ, वैल्यूएशन हाई होने के बाद भी लोग इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं क्योंकि इस कंपनी का जो जर्नी है वो जर्नी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब स्टार्टिंग हुआ था उसके बाद करेक्शन तो हुआ, उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मुझे लग रहा है ये जर्नी है। मैंने एकदम इस नीचे लेवल में बाई किया, मतलब इस लेवल में मेरा बाइंग है, एकदम लो लेवल में मेरा बाइंग है और वो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो मैं उसको जरूर कंटिन्यू करूंगा और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बनेगा तब तब मैं इसको ट्रेड को नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला एक रेंज के बेसिस में, दोबारा यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स के बेसिस में ट्रेड मिला और फिर से यहाँ पे मैं इंतजार कर रहा हूँ एक पैटर्न्स बने तो मैं फिर से एंट्री लूंगा क्योंकि यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बनने जा रहा है, एक कप बनने जा रहा है। उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं फिर से यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रेंडिंग सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मुझे एक सर ने कमेंट किया था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप जरूर चर्चा करिए। तो चलो इसके ऊपर मेरा जो ट्रेड है, फर्स्ट जो मेरा ट्रेड था एज ए 20% अप ट्रेंड ट्रेड था,
बाइंग कैंडल का 20% अपट्रेंड ट्रेंड था, वो ऑलमोस्ट टारगेट हो चुके हैं और मेरा जो नेक्स्ट एंट्री है वो लंबा एक टारगेट मिलेगा, उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं टारगेट दिखाने से पहले मैंने क्यों ट्रेड लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, आरओसी आरओई बेस्ड है। मान लेता हूँ कंपनी एक स्मॉल कैप है, फिर भी देखिए स्मॉल कैप कंपनी में होता क्या है, मार्केट अगर बुल रन में होते हैं तो स्मॉल कैप कंपनी में अगर पॉजिटिवली सब कुछ है तो हाई ग्रोथ देखने को मिल जाता है। और एनुअली इनकम भी देखेंगे तो 650 करोड़ के आसपास है, डेप्थ एकदम जीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा है। सबसे मजेदार बात आपको बता दूं, क्विक रेशियो जो 3% के ऊपर है, जो मुझे चाहिए था 2% के ऊपर। तो बेस्ट तरीके से सिचुएशन हर जगह पे दिखेगा। कंपनी का इबिट्टा मार्जिन, इंटरेस्ट कवरेज, रिटर्न ऑफ एसेट और मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, हर पॉइंट्स बेस्ट है, हर पॉइंट बेस्ट यहाँ पे देखने को मिला। और मजेदार बात और भी आपको बता दूं, इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड लेने का मेन मकसद है, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ बनना, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखना और नेट प्रॉफिट को कंपनी अलग लेवल में ग्रोथ करना, अलग लेवल में। आप देख सकते हैं हर साल में कंपनी नेट प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स के कारण इस कंपनी के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिले, एक पॉजिटिविटी देखने को मिले और मैंने इस कारण की वजह से ही कंपनी के ऊपर टेल लेने का डिसीजन लिया। तो उससे पहले एक चीज और भी नोटिस करना, इस कंपनी के ऊपर देखिए म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग बढ़ा दिया और सबसे बड़ी बात, एफआईएस के पास जो होल्डिंग 9% था वो बढ़ के यहाँ पे हो चुके 16%। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के ऊपर ट्रेड कहाँ पे बना। पहली ट्रेड जो मुझे मिला था एक रेंज के बेसिस में, मतलब 1 2 3 4, चार चार बाइंग कैंडल बने जिसका रेंज बना था 22%। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हमेशा एक चीजों को समझना, अगर कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल बने कुछ भी स्टाइल में बने, अगर इस तरीके से भी बने तो चलेगा, कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल बने तो आपको लो साइड एंड टॉप साइड को मार्किंग करना है। अगर ये रेंज अगर 20% से ज्यादा हो, ध्यान से सुनना, 20% से अगर ज्यादा हो और कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अगर हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, तो मैं हमेशा इस कंपनी के ऊपर टेल लेता हूँ। किस किस तरीके से टेल लेता हूँ, जब भी शेयर नीचे आकर इस लेवल को टच करेंगे जहां से बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ था, तब मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे एंट्री बनेगा और धीरे धीरे करके ऊपर जाने के बाद इस हाई लेवल को जब टच करेंगे तो आप वहाँ पे क्या बनेगा, मेरा टारगेट। तो क्या एंट्री बना था, बिल्कुल एंट्री बना। एक्चुअली यहाँ पे एंट्री बनने से पहले ही बाउंस बैक कर दिया, मगर मैं इंतजार किया, यहाँ पे एंट्री बना और फाइनल देखिए टारगेट हुआ। तो किस तरीके से टारगेट मिला, कितने दिनों में टारगेट मिला, देखिए टारगेट तो 20% ही है, टारगेट कितने दिनों में मिला, सिर्फ 22 दिनों में, 22 दिनों में 22% का टारगेट, इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो फिलहाल के लिए मेरा जो सेकंड एंट्री है वो ऑलमोस्ट एंट्री हो चुका है। वो लंबा सा जर्नी के बेसिस में एक कप विद 100% बना, आप देख सकते हैं कप बना, उसके बाद शोल्डर और सॉरी कप के बाद 2 बार हैंडल बना और उसके बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, तो जब रिटेस्ट किया तब यहाँ पे एंट्री बना। अब इसका जो टारगेट लेकर मैं चलूंगा, बड़ा सा एक टारगेट है, अराउंड अराउंड 940 रुपीज के आसपास है। तो ये टारगेट जब बनेगा तो वो कितना परसेंटेज का बनने वाला है, 64%। मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे बनने जा रहा है। तो इस तरीके से टारगेट पाने के लिए आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो अप करना होगा। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जो स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम कर रहा हूँ उसके ऊपर आप भी रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, आपके सेबी रजिस्टर के साथ बातचीत करके काम करें। मेरे ट्रेड देखकर डायरेक्टली बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिस्क कितना लेना है वो मुझे पता है, मुझे कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है वो मुझे पता है। और वो मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। तो हमेशा आपको सीख कर काम करना पड़ेगा। मेरे चैनल के माध्यम से सिर्फ सीखने के लिए सारी चीज होता है, कोई भी रिकमेंडेशन के लिए कभी नहीं होता है। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली एफएल इंडिया लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स था कि सर इस कंपनी का फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकते हैं। देखिए उसके लिए आपको अगर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो आपको बना के दूंगा। मुझे जो पॉइंट्स इस कंपनी के ऊपर हमेशा देखने को मिलता है वो है इस कंपनी का परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बारे में अगर चर्चा करूँ तो सबसे पहले कंपनी के जो कैपेक्स है उसके बारे में डिटेल्स डेटा दिखा दो। देखिए कंपनी किस हाई लेवल तक कैपेक्स को ग्रोथ किया। 2019 में इसका कैपेक्स सिर्फ 15 के आसपास था, 2020 में 30 के आसपास, 2000 देखा जाए तो 2021 में 49 के आसपास और आज वो बढ़ के 115 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। मतलब कंपनी हाई ग्रोथेबल कैपेक्स को अनाउंसमेंट कर रहा है, कंटिन्यूसली कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसी कैपेक्स का ग्रोथ के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है, आरओसी बेस्ट है, आर आरओई एंड आरओसी बेस्ट देखने को मिला। नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले 20% था 5 साल में, अभी 17% है, उतना खराब नहीं है। देखा जाए तो डेप्थ ऑफ इक्विटी
जो पहले 0.18% के आसपास हुआ करता था, आज 0.07% के आसपास हुआ कर रहा है। मतलब एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर 2 चीज़ मुझे बेस्ट लगा। कंपनी के ऊपर जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस के बेसिस में अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो देखिए म्यूचुअल फंड ने 4.5% से होल्डिंग को बढ़ाकर 11% कर दी है। और एफआईएस के पास होल्डिंग जो बीच में 9% हो गया था, वो बढ़ के आज 14% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं, और ट्रस्ट बिल्ड होने के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का दम है, और इसी बेसिस में मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लिया। पहले डिसीजन कहाँ पे था, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। दूसरी बार यहाँ पे और एक बार मुझे एक पैटर्न्स मिला। वो पैटर्न्स कोई छोटा मोटा पैटर्न्स नहीं है, मैं अगर आपको बता दूं तो एक लंबा सा जर्नी के बेसिस में कब बना और एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होने जा रहा है। तो जब हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा तो यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री मिलेगा, और एंट्री मिलने के बाद मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसी के आसपास यहाँ पे एंट्री बनेगा, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा उसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाने का चांसेस है। तो जब तक एंट्री कंफर्म ना हो तब तक कोई किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिक्सी जोन होगा। तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब ट्रेड बनेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है विस्को ट्रेड एसोसिएट लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक लंबा सा बिग जर्नी होने के बाद, बिग जर्नी मतलब कंपनी का लो था एक साल पहले 73 और आज चल रहा है 350 के ऊपर, और शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने एक बिग डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है, स्प्लिट का। कंपनी 14 तारीख को 10 का फेस वैल्यू को 2 करने वाले हैं, मतलब हर एक के बदले कंपनी 5 शेयर देने जा रहे हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। ये सारे इन्फॉर्मेशन एज एजुकेशन पर्पस में था। अगर किसी कंपनी के ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, इसी तरीके से मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।